अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सर मैंने अपनी लास्ट क्लास तक आपको सिखा दिया था अदर मैटर पैराग्राफ कब आएगा, और वो जब आएगा जब आप कहते हैं कि एक मैटर यूजर की अंडरस्टैंडिंग के लिए रेलेवेंट है, ना कि फंडामेंटल पर फाइनेंशियल्स की नहीं। सर ऑल टुगेदर ऑडिट की, ऑडिट रिपोर्ट की, ऑडिटर की जिम्मेदारी होगी। मैंने एग्जांपल देके वो खत्म कर दिया। अगला कंटेंट है सिग्नेचर कंटेंट। अच्छा, सिग्नेचर को मैं कंटेंट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो पार्ट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट है ना, तो मैं कह रहा हूँ वन ऑफ कंटेंट इज सिग्नेचर, क्योंकि आपने पूरी रिपोर्ट ड्राफ्ट कर ली और पूरी रिपोर्ट ड्राफ्ट करने के बाद अब ये रिपोर्ट साइन होगी, क्योंकि अगर रिपोर्ट साइन नहीं है तो वो रिपोर्ट नहीं कहलाएगी। अब दो तीन चीजें, रिपोर्ट जो साइन होगी वो कौन करेगा, हम यहां पे लिख रहे हैं हु शुड साइन। सही, कौन साइन करेगा? तो सर सवाल है कि कौन साइन करेगा, तो सर आप ये कहेंगे साइन करेगा एंगेजमेंट पार्टनर। अच्छा, बेसिकली एंगेजमेंट पार्टनर कौन होता है? सर एंगेजमेंट पार्टनर वो होता है जिसके पास लाइसेंस होता है फ्रॉम आईकैप कि वो ऑडिट कर सकता है। सही, जिसमें क्या होता है, लाइसेंस होता है फ्रॉम आईकैप कि वो ऑडिट कर सकता है, वो ऑडिट कर सकता है मतलब वो साइन भी कर सकता है। अच्छा, अब लेट्स से मैं भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और अगर कोई और भी चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा तो लाजमी नहीं कि वो ऑडिट रिपोर्ट साइन कर पाए। उसके लिए पहले आपने लाइसेंस लेना होता है प्रैक्टिस का फ्रॉम दी आईकैप, क्या आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो वो अपनी नेसेसरी जो भी इंक्वायरीज होती हैं, प्रोसीजर्स होते हैं, फॉर्मेलिटीज होते हैं, वो पूरे कर कर आके आपको राइट देता है। खैर आगे, पर आप समझने की बात यह है, हमने आपसे पूछा कि सर जब साइन करेगा एंगेजमेंट पार्टनर तो उसके नीचे, जैसे अगर मैं काम कर रहा हूँ पार्टनर के नीचे और मैं एक मैनेजर हूँ, मेरे ऊपर डायरेक्टर है, उससे मेरे ऊपर सीनियर मैनेजर भी है, डायरेक्टर भी है, तो क्या वो साइन कर सकते हैं? नहीं, उनके पास लाइसेंस नहीं है, वो काम करते हैं, वो अप्रोप्रिएटली रिव्यू करके एक फाइनल प्रोडक्ट सही करा के जो भी गलतियां होती हैं फाइनेंशियल में वो पार्टनर तक पहुंचाते हैं। अगर वो सही नहीं होते फाइनेंशियल तो वो भी बता देते हैं, तो फिर वही पार्टनर होगा जो ओपिनियन में चेंजेस कराएगा और फिर साइन करेगा। आई होप दिस इज क्लियर। खैर, साइन करेगा एंगेजमेंट पार्टनर। अब लेट्स से जो मेरी फर्म है, जो हमारी फर्म है EY फोर्ड रोड्स, उसके जो मेरे एंगेजमेंट पार्टनर हैं, जो मेरे क्लाइंट्स देखते हैं, वो हैं असलान खालिद। अच्छा, अब कहा यह गया कि अगर असलान खालिद साहब इस रिपोर्ट को साइन कर रहे हैं तो इस रिपोर्ट को साइन करते वक्त यहां पर यूं आ जाएगा और नीचे एंगेजमेंट पार्टनर का नाम आ जाएगा असलान खालिद। यहां पे लिख लेते हैं भाई, ऐसे नाम आ रहा होगा असलान खालिद, तो ऊपर साइन आ रहे होंगे। अब वो सिग्नेचर के लिए कहता है कि अगर आप फर्म लेवल पे देख रहे हैं, और फर्म बनाई हुई और फर्म के 4 पार्टनर्स हैं, तो फर्म के चार पार्टनर्स अपने इंडिविजुअल साइन नहीं करेंगे, फर्म के नाम से करेंगे, क्योंकि जो अपॉइंटमेंट होती है वो फर्म की होती है कि EY फोर्ड रोड्स हैव बीन अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ दिस कंपनी। यानी आप बात समझें, लेट्स से एक पाकिस्तान स्टेट वाली कंपनी है PS, उसने टेंडर निकाला, उसने बोला कि भाई हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे ऑडिटर कौन बन सकते हैं, तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपनी प्लॉजिबल रिलेशनशिप देख के सारी चीजें करके जो AGM में शेयर होल्डर्स को बोला, उन्होंने अप्रूव किया भाई ये फर्म चाहिए। अच्छा, अगर EY चाहिए तो फिर वो लोग लिखते हैं कि EY हैज बीन अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ दिस PSO कंपनी, EY अपॉइंट हुई है, तो जो सिग्नेचर होंगे वो फर्म के नाम से होंगे, पर हाँ उसके अंदर ये लिखा जाएगा EY के अंदर एंगेजमेंट पार्टनर कौन है, सर असलान खालिद। तो हम ये कह रहे हैं, हम ये आपको समझाना चाह रहे हैं कि भाई कंटेंट्स के अंदर एक सिग्नेचर का कंटेंट है और एक नेम का कंटेंट है। नेम का कंटेंट क्या है सर? एंगेजमेंट पार्टनर का नाम आएगा जो साइन कर रहा है, क्योंकि देखिए एक फर्म में 50 पार्टनर्स भी हो सकते हैं, क्योंकि हमारा ऑफिस कराची में भी है, लाहौर में भी है, इस्लामाबाद में भी है, तो वहां पे जो मल्टीपल पार्टनर्स हैं, तो ये कैसे आइडेंटिफाई होगा कि किसने साइन की है? तो जिस पार्टनर ने साइन की है उस एंगेजमेंट पार्टनर का नाम यहाँ पे आना बहुत लाजमी है। तो सर दो कंटेंट्स कवर होगा बातों बातों में, एक जो सिग्नेचर होगा वो फर्म के नाम से होगा अगर फर्म साइन कर रही है, और एक बंदा अपने इंडिविजुअल जाती सिग्नेचर भी कर सकता है अगर वो सोल प्रोप्राइटरशिप के मद में देख रहा है। यानी मैं अकेला बंदा हूं, मैंने लाइसेंस लिया हुआ और मैंने किसी फर्म के नाम को रजिस्टर नहीं करवाया, तो फिर डेफिनेटली मैं अपने नाम से उसको साइन करूंगा, क्योंकि फिर ये लिखा गया होगा कि मिस्टर आकाश हैज बीन अपॉइंटेड एज द ऑडिटर ऑफ दिस कंपनी, तो उस केस के अंदर मैं अपने नाम से साइन कराऊंगा। बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्म, और अगर एक पार्टनर उस फर्म का साइन कर रहा है,
तो फिर ये जो साइन होंगे वो EY के इनिशियल्स होंगे। तो हर बंदा, जैसे हमारी EY के अंदर EYFR लिखा जाता है, यानी अर्न्स्ट एंड यंग फोर्ड रोड्स पूरा लिखा हुआ जाता है। तो ये एक सिग्नेचर है जो कि हर पार्टनर को प्रैक्टिस करके यही सिग्नेचर करने होते हैं, इसके अलावा एक्सेप्टेबल नहीं है, फर्म के नाम से साइन होंगे, ये बताना चाह रहा हूँ। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि जो हमारे पार्टनर असलान खालिद हैं वो कुछ और लिख रहे हैं साइन के मद में और दूसरा पार्टनर किसी और तरीके से साइन कर रहा है? नहीं, सबके इनिशियल सेम होंगे। यानी अगर हमारे पार्टनर EYFR लिख रहे हैं यानी EY फोर्ड रोड्स, सही जी, तो बाकी पार्टनर भी EYFR लिखेंगे। क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। पर खैर, ऑल टुगेदर समझने की बात ये थी कि पूरी रिपोर्ट ड्राफ्ट करने के बाद, ऊपर सारे मैटर्स देखने के बाद, ये पार्टनर ये एक्नॉलेज करेगा कि हाँ ऑडिट तमीज से हुआ है, हम इंडिपेंडेंट हैं, हमने सबूत इकट्ठे कर लिए हैं और फाइनल में साइन करता हूँ। कौन साइन कर रहा है? पार्टनर। कौन? असलान खालिद। किस नाम से कर रहा है? फर्म के नाम से, क्योंकि पूरी फर्म के बिहाफ पे कर रहा है। बात क्लियर है? आगे फिर हमने ये कहा कि सर ये जो नाम आया हुआ ना यहाँ पे, नेम आपके आयजा के तहत सही है, ये जाता है ओनली लिस्टेड कंपनी के केस में। आयजा के तहत बच्चों कहां जाता है? ये ओनली लिस्टेड कंपनी के केस में। यानी सर आप कह रहे हैं प्राइवेट कंपनी के केस के अंदर, प्राइवेट कंपनी का अगर आप ऑडिट कर रहे हैं तो आपको वहां पे एंगेजमेंट पार्टनर का नाम देने की कोई नीड नहीं है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के तहत नहीं है, क्योंकि वो कहता है प्राइवेट कंपनी में पब्लिक का स्टेक ही नहीं है। जब पब्लिक का स्टेक ही नहीं है तो उनको पता है ना कौन ऑडिट कर रहा है, कौन साइन कर रहा है, तो उसमें पंचायत करने की नीड नहीं है। बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द लिस्टेड कंपनी, तो लिस्टेड कंपनी के अंदर आपने पार्टनर का नाम लाजमी मेंशन करना। तो सर अगर बात कहें तो आपसे कोई पूछे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंटेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट प्राइवेट एंड लिस्टेड कंपनी, तो आप पहला जवाब क्या देंगे? बोलेंगे भाई अगर प्राइवेट कंपनी तो की ऑडिट मैटर का पैराग्राफ नहीं आएगा। ऑडिटर की जिम्मेदारियों में ये नहीं लिखोगे कि बाकी सारी जिम्मेदारियों में मेरी ये भी जिम्मेदारी बनती है कि मैं की ऑडिट मैटर दूंगा, उसको भी हटा दोगे। और तीसरा डिफरेंस ये है कि आप ये बताएंगे कि प्राइवेट कंपनी के केस में ऑडिट रिपोर्ट के आखिर में एंगेजमेंट पार्टनर का नाम नहीं आता क्योंकि रिक्वायर्ड नहीं है। तो ये हो गए बेसिक डिफरेंसेस। बट हाँ, लिस्टेड कंपनी के केस में भी एक एक्सेप्शन दे दी, मैं आयजा के तहत बता रहा हूं, सही जी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स इन ऑडिटिंग के तहत। फिर इसकी एक एक्सेप्शन दे दी, इसकी एक एक्सेप्शन है, वो बोल ये रहा है कि इन एक्सेप्शनली रेयर सर्कमस्टेंसेस, अगर पार्टनर को किसी जान का थ्रेट है, यानी वो ऐसी कंपनी का ऑडिट कर रहा है जहां पे जो उसका सीईओ है, जो मेजर शेयर होल्डर है, वो जरदारी है, वो बोला तू करके देख, तो इसीलिए उस चीज से बचने के लिए आप नेम को एक्सक्लूड कर सकते हैं। पर वो कब? जब लाइफ वगैरह के जैसे थ्रेट होंगे। तो खैर उस केस में नाम नहीं आता, फिर ये नहीं, आप तो फिर ये सोच रहे होंगे क्योंकि आपके दिमाग मुझे पता है ना, आप बोल रहे सारे पार्टनर्स को उठा लें, तो भाई सारे पार्टनर्स को कैसे भी पता लग सकता है। बट खैर ये अंग्रेजों ने उसूल बनाया, लॉ बनाया, तो वहां पे थोड़ा कायदे कवानीन अच्छे होते हैं, ऐसे नहीं कि किसी को भी उठा लिया तो खैर वहां पे डिटेक्ट करना मुश्किल होता है, सही जी। तो खैर समझने की बात यह है बच्चों कि आप अगर समरी बनाए इसकी, मैं आपसे पूछूं आपके कंटेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट में सब कुछ लिख लेने के बाद क्या आएगा? सिग्नेचर किस नाम से होंगे? फर्म के नाम से होंगे। अपने नाम से कब होंगे? जब सोल प्रोप्राइटर होगा। फिर मैंने कहा क्या आएगा? एंगेजमेंट पार्टनर का नाम, कि किसने साइन किया। पर वो लाजमी कब है? सर लाजमी है जब मैं लिस्टेड कंपनी की बात करूंगा। अच्छा, फिर इसकी भी एक्सेप्शन है। इसकी एक्सेप्शन ये है कि अगर इन एक्सेप्शनली रेयर सर्कमस्टेंसेस कोई जान वगैरह का थ्रेट है, कोई थ्रेट है पार्टनर को कि भाई इसको मार दिया जाएगा या कुछ भी है XYZ रीजन, तो उस केस में आप लिस्टेड कंपनी के केस में भी एंगेजमेंट पार्टनर के नाम को अवॉइड कर सकते हैं, आप नहीं डालें। बट ये तो मैंने बात कर ली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स इन ऑडिटिंग की, बट व्हाट इफ आई टॉक अबाउट पाकिस्तान? तो पाकिस्तान में ऑडिटर रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन की जो रेगुलेशंस हैं उसके तहत एंगेजमेंट पार्टनर का नाम हर रिपोर्ट में जाता है। तो ये मैंने आपको पाकिस्तान की बात बता दी। अगेन पहली चीज क्या बताई बच्चों आपको? आयजा की बात। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग कहते हैं नेम ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर विल ओनली बी इंक्लूडेड व्हेन इट इज अ लिस्टेड कंपनी। दूसरा, अब मैं ये कह रहा हूं कि भाई उसकी एक्सेप्शन थी कि अगर कोई लाइफ का थ्रेट है तो नाम हटा देना, पर अब मैं कह रहा हूं इन पाकिस्तान चाहे लिस्टेड हो ना हो, प्राइवेट हो, एंगेजमेंट पार्टनर का नाम लाजमी आता है क्योंकि वो ऑडिटर रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन रेगुलेशन के तहत है। सही जी, मैंने दोनों बातें आपको बता दी। खैर आगे अब एक अहम चीज पे आ जाते हैं, डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। वो बोलता है कि भाई आप ये भी तो लिखें कि डेट
अब लेट से किसी पार्टनर ने रिपोर्ट साइन की है 31 मार्च 2023 की, तो वो आप डेट लिखेंगे यहाँ पे, डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। पर ये डेट लिखना लाजमी क्यों है, ये डेट लिखना लाजमी क्यों है, जरा इस चीज को समझ लेते हैं, बात समझिएगा। पहले तो वो कहता है कि भाई डेट इसलिए लिखना क्योंकि अगर इसके बाद कोई भंड हुआ तो उसके लिए आप जिम्मेदार नहीं है। वापस से, अगर आपने सिग्नेचर जल्दी डेट नहीं किया तो शेयर होल्डर कल को आपको गुद्दी से पकड़ के बोलेगा ये क्या किया तुमने, तो तुम बोलोगे भाई जब तक मैं था तब तक ये मामला नहीं थे, मैंने इस दिन साइन किए रिपोर्ट, इस दिन तक का कोई मसला है तो मुझसे पूछो, और मैं तो वैसे भी रीजनेबल एश्योरेंस देता हूं, बट यहां तक पूछो, इसके आगे मैं जिम्मेदार नहीं हूं। तो सर अब हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट का, कि डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट लाजमी क्यों है और मैं ऑडिट रिपोर्ट की डेट कब डालूंगा, तो ये बातें करने में पहली चीज लाजमी क्यों है, क्योंकि आप लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं बीइंग एन ऑडिटर अप टू दी डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, उसके बाद आपका कोई जिम्मेदारी नहीं है। खैर, अब यही स्टैंडर्ड आपको कहता है कि ऑडिट रिपोर्ट कब साइन होगी, तो कुछ बातें कर लेते हैं उसके ऊपर, कुछ बातें कर लेते हैं बच्चों उसके ऊपर, आ जाए। मैंने कहा सर ये आ गया हमारा 31 दिसंबर 2022 ईयर एंड है ये। मैंने कहा सर 31 दिसंबर 2022 के बाद मैंने कहा ये आ गया 31 मार्च 2023। अच्छा सर ये जो 31 मार्च 2023 की डेट है वो ईयर एंड के बाद की है, ये तो यू नो द फैक्ट, ये फैक्ट तो आपको पता ही है ना। अच्छा खैर, मैंने जो ऑडिट किया है बच्चों, मैंने जो ऑडिट किया है वो ऑडिट किया है यहां से यहां तक का, मैंने जो ऑडिट किया है इसको मैं लिख देता हूं, यह है मेरा ऑडिट पीरियड, सही जी, और वो होगा जनवरी से लेके दिसंबर 2022। ये टू हैव अ क्लैरिटी के चल क्या रहा है। खैर, मैंने इस पीरियड का ऑडिट करना है और मैं ऑडिट कर रहा हूं समवॉट इसके बीच में, सही है जी, और मैं कह रहा हूं यहां पे चल रहे होंगे हमारे ऑडिट प्रोसीजर्स, ऐसा ही है ऑडिट प्रोसीजर्स, जिसमें हमने पहले कंट्रोल टेस्टिंग की होगी, वो सारी चीजें चेक वेक करके यहां पर। अच्छा खैर, वो कह ये रहा है कि ऑडिट रिपोर्ट विल बी साइंड व्हेन, यानी ऑडिट रिपोर्ट शुड नॉट बी डेटेड अंटिल, मैं दोनों बातें बता रहा हूं, बोल रहा ऑडिट रिपोर्ट तब तक साइन नहीं होगी जब तक ये चीजें हो जाएं, सही है जी। तो मैंने कहा ऑडिट रिपोर्ट शुड नॉट बी डेटेड अंटिल, पहली चीज मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ऑडिट रिपोर्ट शुड नॉट बी डेटेड अंटिल, वो बोल रहा है ऑडिट रिपोर्ट पे डेट नहीं डालना जब तक, अच्छा डेट नहीं डालोगे तो साइन भी नहीं करोगे, लॉजिकल सी बात है, क्योंकि यहां तक की आपकी जिम्मेदारी है, दिस इज अ वेरी क्रूशियल थिंग। सुनिएगा, हम कह रहे हैं ऑडिट रिपोर्ट शुड नॉट बी डेटेड अंटिल वी हैव ऑब्टेन्ड, हाँ जी, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, मैंने SAAE लिख दिया शॉर्टकट में, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। भाई अगर आपको आपको एक चीज का एविडेंस नहीं मिला तो आप ये कह सकते हैं कि वो सही है, तो सर आप टेक्निकली ऑडिट रिपोर्ट पे डेट नहीं डालेंगे, साइन कर, चलो ऊपर साइन कर भी लिए, सही जी, तो आप नहीं देंगे ना उसको अभी तक, क्यों, क्योंकि आपने वो अपने सारे प्रोसीजर्स कंप्लीट करके एविडेंस सबूत नहीं ऑब्टेन किया। तो अगर आपको सबूत नहीं मिला, जब तक आप ये नहीं कह सकते ना कि इस सबूत के बेस पे मैं कह रहा हूं सब सही है, क्योंकि आप ऊपर लिखते हैं ना बेसिस फॉर कंक्लूजन के अंदर, बेसिस ऑफ ओपिनियन के अंदर क्या लिखते हैं, हमने ऑडिट किया था आइजा के तहत, हम इंडिपेंडेंट हैं, वी हैव ऑब्टेन्ड सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, तो आप ये कैसे लिख सकते हैं ऊपर वी हैव ऑब्टेन्ड सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस जबकि आपको मिला नहीं है। हाँ, अगर स्कोप लिमिटेशन तो फिर ये बता देंगे ऊपर कि नहीं मिल रहा, बट यस यू हैव टू वेट टिल द टाइम जब तक आप ये कंप्लीट कर लें। खैर आगे बोल रहा है वी हैव ऑब्टेन्ड सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। दूसरा, कंसिडरेशन, हाँ भाई, कंसिडरेशन ऑफ सब्सिक्वेंट इवेंट, ये बहुत अहम चीज है,
सर व्हाट डज इट मीन बाय सब्सिक्वेंट इवेंट? भाई अगर अच्छा पहले इसको समझ लेते हैं, क्योंकि ये आपके IS 10 से रिलेट करता है। ये आपके किससे रिलेट करता है? IS 10 से रिलेट करता है। अच्छा IS 10 क्या है? इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड, सब्सिक्वेंट इवेंट्स। तो ये आपने किया हुआ नहीं है तो मुझे यहाँ पे एग्जाम्पल देके समझाना पड़ेगा। वो कहता ये है कि भाई आप समझें कि आपका ईयर एंड है 31 दिसंबर 2022 और आप रिपोर्ट साइन कर रहे हैं, आप रिपोर्ट साइन करने जा रहे हैं 31 मार्च 2023 पे। तो मैं कह रहा हूं कि सर ये है मेरा रिपोर्टिंग पीरियड, यहां से यहां के बीच में कोई भी इवेंट होगा, यहां से यहां के बीच में कोई भी इवेंट होगा उसको मैं कहूंगा सब्सिक्वेंट इवेंट। कोई भी इवेंट होगा उसको मैं क्या कहूंगा? सब्सिक्वेंट इवेंट। अब जरा बहुत फोकस होकर देखना, बहुत फोकस होकर, इतनी यहाँ पे एक चीज सिखानी है मैंने आप लोगों को। खैर ऑडिटर को ये कहा गया आप रिपोर्ट पे डेट तब तक नहीं डालेंगे जब तक आपको सबूत मिल जाए और जब तक आपने सब्सिक्वेंट इवेंट्स को कंसिडर कर लिया। वो है क्या सब्सिक्वेंट इवेंट? जरा देख लेते हैं फोकस होके। मैंने कहा सर पहली एग्जांपल देने लगा हूं, बहुत आसान एग्जांपल दूंगा ताकि आपको वो बात समझ आ जाए। अच्छा भाई पहली एग्जांपल ये है मेरी सब्सिक्वेंट इवेंट के ऊपर कि भाई कंपनी के ऊपर एक केस चल रहा है, सही जी, जिसको कंपनी ने क्या किया हुआ है? डिस्क्लोज किया हुआ है। अच्छा केस चल रहा है ईयर एंड से पहले, केस चल रहा है ईयर एंड से पहले और कंपनी ने क्या किया हुआ है? डिस्क्लोज किया हुआ है। अच्छा हुआ ये कि यहां पे, सही है जी, हम कहें 28 मार्च 2023 पे डिसीजन आ गया, या तो कंपनी केस जीत गई या तो कंपनी केस हार गई। अच्छा भाई फाइनल हो गया ना, जीत गई और हार गई। अच्छा मैं कह रहा हूं इन केस कंपनी केस हार गई, क्या आपको ये बात मालूम है कि आपने अब तक ये अकाउंट साइन नहीं किए हैं और ये केस ईयर एंड से पहले चल रहा था, यानी इसकी कंडीशन एग्जिस्ट करती थी। यानी एक केस है ईयर एंड से पहले का, एक केस बच्चों है ईयर एंड से पहले का, सही है जी, और उसका डिसीजन आ गया ईयर एंड के बाद। तो क्या मैं कह सकता हूं कि इस एफएस के अंदर, इस एफएस के अंदर जो यहाँ पे डिस्क्लोजर गया हुआ है, यहाँ पे जो डिस्क्लोजर गया हुआ है वो डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए था। यहाँ पे जो डिस्क्लोज हुआ हुआ है टेक्निकली मेरी नजर में वो डिस्क्लोज होना ही नहीं चाहिए था। वो तो क्या होना चाहिए था? रिकॉर्ड होना चाहिए था, क्योंकि अब तो कंफर्म हो चुका है ना भाई। पहले तो आप इस अंदाजे में बैठे हुए थे, पहले तो आप इस आश्रय में बैठे हुए थे कि कोई चीज, बात समझिएगा, पहले तो बच्चों आप इस आश्रय में बैठे हुए थे कि हाँ यार हमें लॉयर कह रहा है कि हम ये केस जीत जाएंगे और हमारे हारने के चांसेस प्रोबेबल नहीं है, पॉसिबल है, अनलाइकली है। पर सर ये तो लाइकली में बदल गया, ये तो प्रोबेबल में बदल गया। तो मुझे आप एक बात बताएं, तो सर जब ये प्रोबेबल में बदल गया, तो आप मुझे खुद एक बात बताएं, क्या मैं उसको अभी भी रिपोर्टिंग डेट के ऊपर अपनी किताबों में डिस्क्लोज रखूं या प्रोविजन का इंपैक्ट ले लूं? सर प्रोविजन का इंपैक्ट ले लें। आप में से लोग सोच रहे होंगे कि सर हुआ तो ये ईयर एंड के बाद गलत, जो पंगा है वो ईयर एंड से पहले हुआ था, डिसीजन कोर्ट का बाद में आया है। तो जो इवेंट है जिसकी वजह से ये केस हुआ था वो तो पहले ही हो चुका है ना, खाली उसकी अपडेटेड नॉलेज मुझे बाद में मिली है। तो वो कहता है, अब मैं IS 10 की जबान बता रहा हूं, जिसने नहीं किया वो यहाँ पे इतने से बात से समझ लेगा। IS 10 आपको ये कहता है हर वो इवेंट एडजस्टिंग इवेंट होगा, यानी उसकी एंट्री या उसकी एडजस्टमेंट आप ईयर एंड पे पार कर लेंगे जिसकी कंडीशन ईयर एंड के ऊपर एग्जिस्ट करती थी। कंडीशन का मतलब यह है कि अगर लेट से मुझ पे किसी ने केस फाइल किया था इस मद में कि मैंने एक गलत माल सप्लाई किया है, तो उन्होंने सप्लाई कब किया होगा? ईयर एंड से पहले, तभी केस चल रहा था ईयर एंड से पहले। तो मैंने कहा मैंने उसको डिस्क्लोज किया हुआ, बट क्या वो इवेंट ईयर एंड से पहले हुआ है? यस सर। मैंने कहा कि भाई वो जो कंडीशंस है वो एग्जिस्ट करती हैं, यानी मैं रिपोर्टिंग डेट पे कह रहा हूं 31 दिसंबर पे कह रहा हूं कि डिस्क्लोज है, मैं नहीं हारूंगा। जबकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन करने से पहले, ऑडिट रिपोर्ट साइन करने से पहले ऑडिटर को ये बात पता लग चुकी है। कैसे पता लगी? कोर्ट का डिसीजन आ गया,
कोर्ट का डिसीजन आ गया, तो जब आपने कंपनी के लॉयर से पूछा बाद में, सब्सिक्वेंट इवेंट में हम यही करते हैं कि कंपनी के लॉयर को आखिरी वक्त पे भी बोलते हैं कि भाई तुम बताओ कोई अपडेट तो नहीं है, तो उसमें अपडेट आ गई तो क्या मैं मैनेजमेंट को ये कहूं कि डिस्क्लोज रखो या उसको रिकॉर्ड कर लो, क्योंकि यही बात अगर उसको 31 दिसंबर पे पता होती तो वो इसको रिकॉर्ड कर चुका होता, पर क्योंकि अब तो मैं 3 महीना आगे आ चुका हूं ना, तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने आगे आ चुका हूं, तो मुझे उसका फैक्ट पता लग चुका है। अच्छा, अगर व्हाट इफ यही माल सप्लाई हुआ होता ईयर एंड के बाद और केस भी हुआ होता ईयर एंड के बाद, तो आगे कुछ भी होता है मेरा कोई गर्ज नहीं है। क्यों? क्योंकि ईयर एंड के ऊपर उसकी कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती थी, यानी दिस वाज द ऑब्लिगेशन एट रिपोर्टिंग डेट। खाली पता कब लगा है? बाद में। इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं, सब्सिक्वेंट इवेंट बता रहा हूं ताकि आपको थोड़ी सी नॉलेज तो हो जाए, क्योंकि इसका अलग से चैप्टर है। खैर आगे, सब्सिक्वेंट इवेंट, मैंने कहा कि सर एक कस्टमर है ईयर एंड के ऊपर, सही जी, जिससे आपको लेने हैं पैसे, बात समझिएगा, जिससे आपको पैसे लेने हैं कोई 2 मिलियन रुपीस, 2 मिलियन, ईयर एंड के ऊपर कस्टमर है। सब्सिक्वेंटली आपको पता लगा कि उसकी फैक्ट्री में आग लग गई, ईयर एंड के बाद आग लग गई, तो आप मुझे एक बात बताएं, क्या मैं ईयर एंड के ऊपर 31 दिसंबर के ऊपर उस बैलेंस को प्रोवाइड करूंगा? नहीं, गलत, क्योंकि ये इवेंट सब्सिक्वेंट टू द पीरियड एंड तो हुआ, ईयर एंड के बाद हुआ है, बट वो ईयर एंड के ऊपर 31 दिसंबर के ऊपर सॉल्वेंट था, इंसॉल्वेंट नहीं था। तो उस केस के अंदर ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट हो गया, यानी उस केस के अंदर मैं जाके पीछे अपने रिसीवेबल्स को कम नहीं करूंगा। पर इसकी दूसरी एग्जांपल देता हूं, व्हाट इफ अगर आपको पता लगे कि आपका कस्टमर बैंक करप्ट हो गया है, सही है जी, और कोई ऐसा इवेंट नहीं हुआ फायर वगैरह का, जो भी है, कोई जलजला नहीं आया, कोई फ्लड्स नहीं आया, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, तो आप एक बात समझें, एक जो कस्टमर ईयर एंड पे था ना, वो पहले से ही बैंक करप्ट था, आपको पता सिर्फ बाद में लगा है। तो इस केस में स्टैंडर्ड आपको कहता है इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, इस केस में स्टैंडर्ड बच्चों आपको ये कहता है इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, वो कस्टमर पहले से ही बैंक करप्ट था, खाली आपको इंफॉर्मेशन बाद में मिली है, क्योंकि एक बंदा बैंक करप्ट सीरीज ऑफ इवेंट्स की वजह से बनता है, या तो वन ऑफ इवेंट की वजह से। इससे पहले जो मैंने एग्जांपल दी वो क्या थी? वन ऑफ इवेंट, जो कि कब हुआ था? ईयर एंड के बाद। तो कोई आपसे पूछे क्या ईयर एंड पे बंदा सही था, बोलेगा बिल्कुल सही था। बट अगर वन ऑफ इवेंट नहीं है तो मतलब वो पहले से ही फाइनेंशियल डिफिकल्टीज में था, आपको पता कब लगा? बाद में। तो वो ईयर एंड पे भी बैंक करप्ट था, तो आप उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर बैड डेट एक्सपेंस बुक करवाएंगे, क्योंकि आपको पता लग चुका है कि वो रिसीवेबल इज नो मोर अ डेट, दैट हैज बिकम अ बैड डेट। तो तभी वो कहता है सब्सिक्वेंट इवेंट का ख्याल रख लेना, ये तो मैं अलग ही में सिखाऊंगा प्रॉपर पूरे चैप्टर के साथ, बट आई होप आपको बात समझ आ जाएगी। खैर एक और एग्जांपल देता हूं ताकि समझ आ जाए। 31 दिसंबर पे इन्वेंट्री पड़ी हुई है मेरे पास 15 रुपए पर यूनिट की, 15 रुपीज पर यूनिट की, सही है जी। ईयर एंड के बाद मेरा जो माल है वो सस्ता बिक रहा है, कोई खरीद नहीं रहा वापस से, ईयर एंड के ऊपर मेरी इन्वेंट्री 15 रुपए पर यूनिट पे पड़ी हुई है, सही है जी। ईयर एंड के बाद मैंने बीइंग एन ऑडिटर एनआरवी, इसको हम कहते हैं एनआरवी टेस्टिंग। क्या कहते हैं? एनआरवी टेस्टिंग। अच्छा, आपको पता है ना इन्वेंट्री कैरी होती है लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी के ऊपर। यहाँ पे बता देते हैं भाई, मैंने कहा इस इन्वेंट्री की जो कॉस्ट आ रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, हाँ भाई, इस इन्वेंट्री की जो कॉस्ट आ रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर वो आ रही है 15 रुपीज पर यूनिट, ये कॉस्ट आ रही है। अच्छा, अब मैनेजमेंट ने क्या किया हुआ है, उसके पास 10,000 यूनिट्स मौजूद हैं, तो उसने क्या किया, 15 को 10,000 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 1,50,000, यानी 1,50,000 रुपए की इन्वेंट्री कंपनी की बैलेंस शीट में आ रही है, ऐसा ही है। अच्छा भाई, हुआ ये कि 2 जनवरी की मैंने सेल देखी और 2 जनवरी को ये इन्वेंट्री की जो सेलिंग प्राइस है, जितने पे ये बिकी है, वो 13 रुपए पर यूनिट के ऊपर है। तो भाई मुझे एक बात बताओ, मैनेजमेंट तो हमें बेवकूफ बनाया, इन्वेंट्री तो कैरी होती है लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी के ऊपर, तो आपकी इन्वेंट्री रिपोर्टिंग डेट पे ज्यादा पे, जबकि ये रिपोर्टिंग डेट पे ही खराब थी, आप तो खाली ये देख के पता आपको बाद में लग रहा है। तो कंडीशन एग्जिस्ट करती है ना इम्पेयरमेंट की, जो कि बुक हो जानी चाहिए, जो कि हुई भी नहीं है। व्हाट इफ आपको क्लाइंट कहे कि 2 जनवरी की जो आप सेल देख रहे हैं, 2 जनवरी की जो आप सेल देख रहे हैं, ये खराब इसलिए हुई, कम इसलिए हुई क्योंकि फ्लड्स आ गए थे, तो कुछ इन्वेंट्री खराब हुई। फ्लड्स कब है? ईयर एंड के बाद।
तो फिर हम कहेंगे दादा ये कोई एडजस्टिंग इवेंट नहीं है, क्योंकि ये इन्वेंट्री खराब होने की कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो खैर ओवरऑल चीज समझाने का मकसद क्या है कि बिफोर यू साइन योर ऑडिट रिपोर्ट, आप ईयर एंड के बाद जो इवेंट्स हुए होते हैं ना, सब्सिक्वेंट इवेंट्स, उनको देख लो, क्या उन इवेंट्स की वजह से कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एडजस्टमेंट तो नहीं है। तो आ जाए जी डेट के ऊपर। तो मैंने कहा सर देखें, ऑडिट रिपोर्ट साइन करने से पहले आपने कहा दो चीजें, पहला सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल जाए, दूसरा कि भाई आपने सब्सिक्वेंट इवेंट्स को कंसीडर कर लिया हो अप टू द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, तीसरा थर्ड वन इज सर कि आपने रिटन रिप्रेजेंटेशन ले लियो। अच्छा ये भी अलग चैप्टर है, पर देखें लिंकेज कितनी है, पर मैं आपको हर उस लिंकेज का हल्का 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 पार्ट बता के आगे निकाल रहा हूं ताकि समझ आए कहानी। रिटन रिप्रेजेंटेशन, ऑडिटर को ये कहा गया जब आप रिपोर्ट साइन कर रहे हैं ना, तो उस दिन मैनेजमेंट से लिखवाओ कि तुमने मुझे सारा डेटा दिया, तुमने हर चीज मुझे बताई, कोई और फ्रॉड नहीं है, तुमने सारा मुझे डेटा प्रोवाइड किया, हर उस बंदे से एक्सेस मिलने दे, जितने भी केसेस चल रहे हैं सब बता दिए। अच्छा देखो अब मसला क्या है, मसला ये है कि आपने एंगेजमेंट लेटर में भी ये एग्री किया होगा, एंगेजमेंट लेटर में भी एग्री किया होगा कि आप मुझे सब चीजें देंगे XYZ, पर वो जो एंगेजमेंट लेटर में एग्री किया था वो आप कह रहे थे देंगे चीजें। अब आप आज की तारीख में, क्योंकि वो बाद में मुकर सकते ना, बोलेगा हाँ भाई मैंने उस दिन कहा था मैं सारा बताऊंगा, तो वो तो फॉर द पीरियड था ना, तो मैंने आपको बता दिया वहां तक का, आपने की तो नहीं ना, बाद में क्या हुआ। तो मैं यहाँ पे रिटन रिप्रेजेंटेशन में ये भी बोलूंगा, उसको लिख के दे कि जो सब्सिक्वेंट इवेंट्स हुए हैं ईयर एंड के बाद, क्योंकि बताने की पोजीशन में कौन है, मैनेजमेंट है, तो मैं उसको बोलूंगा लिख के दो, तुम मुझे लिख के दो कि तुमने मुझे सारा डेटा प्रोवाइड किया, तुमने मुझे जो भी सब्सिक्वेंट इवेंट्स हुए सब बता दिए, और उसका कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे रिपोर्टिंग डेट पे इंपैक्ट नहीं है। क्योंकि देखो कल को, अच्छा और ये साइन भी किससे कराता हूँ, किसी बंदे से नहीं, मैं कराता हूँ उसको CFO और CEO से, दो बंदे साइन करते हैं। तो मुझे बताओ उनकी जिम्मेदारी अगर वो लिख के देंगे, कल को उनकी बल्ली है, मैं तो ये पन्ना लेके पहुंच जाऊंगा SECB को, मैंने कहा देख लो इन्होंने कहा था सब चीजें दे दी, अगर मुझे बता देते तो मैं उसको चेक कर लेता, मैं देख लेता सही है या नहीं, और मैंने अपने काम किया पूरा, फिर भी अगर उसने नहीं बताया तो वो तो उसकी जिम्मेदारी है, तो वो फंसेंगे। तो वो साइन करने से पहले ना बहुत ही मोहतात होकर साइन करते हैं। तो इसलिए कहा गया कि ये जो रिटन रिप्रेजेंटेशन है ना, ये जो रिटन रिप्रेजेंटेशन है ये इटसेल्फ एविडेंस नहीं है, ये जो रिटन रिप्रेजेंटेशन है ये इटसेल्फ एविडेंस नहीं है। तो वो इटसेल्फ एविडेंस इसलिए नहीं है, क्योंकि बात समझिएगा, वो इटसेल्फ एविडेंस इसलिए नहीं है क्योंकि ये सपोर्टिव एविडेंस है। यानी आपको क्लाइंट बोले मैं लिख के दे रहा हूं बस सही है, बोला नहीं 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 तुम लिख के नहीं दोगे, हमने ऑडिट तो करेंगे, तुम एडिशनली लिख के दोगे कि तुमने ये किया था। तो बात समझ आती है। तो खैर रिटन रिप्रेजेंटेशन इज अ काइंड ऑफ सपोर्टिव एविडेंस, नॉट इटसेल्फ एविडेंस। यानी कोई आपको बोले कि भाई आप रिटन रिप्रेजेंटेशन लेके और ऑडिट नहीं करें, नहीं ऐसा नहीं है, आपने ऑडिट तो करना है, पर रिटन रिप्रेजेंटेशन एक एडिटिव रिप्रेजेंटेशन है। अच्छा बाज़ औक़ात कुछ कंपनीज होती हैं जिनके इन हाउस लीगल काउंसिल होते हैं, यानी एक्सटर्नल लॉयर नहीं होता, इन हाउस लीगल काउंसिल होती है। तो मैं जो केसेस की डिटेल चल रही होती है ना, मैं स्पेसिफिकली बोलता हूँ इस पे तो उससे लिखवा के दो, और फिर वो बंदा अपनी बल्ली बचाने के लिए लिख के नहीं देता, और लिख के भी देगा तो उसमें अल्फाज सही करेगा, बोलेगा नहीं यार ये नहीं ये है, तो वहां से भी आपको चीजें पता लग जाती हैं। तो खैर दिस वाज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हेन यू आर गोइंग टू डेट योर ऑडिट रिपोर्ट। अच्छा कोई मैं आपसे टेक्निकल सवाल करूं, अब सवाल पे आते हैं। वो बोलेगा कि भाई आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल गया, ऑडिट रिपोर्ट दे दोगे? नहीं बोलोगे आप, मैं डेट ही नहीं डाल सकता रिपोर्ट के ऊपर, क्यों? क्योंकि आप बोलोगे मैंने सब्सिक्वेंट इवेंट कंसीडर करने। अच्छा कोई आपको बोले कि भाई आपने सब्सिक्वेंट इवेंट कंसीडर किए हैं 28 मार्च तक, सही जी, और आपको क्लाइंट ने 25 मार्च को रिटन रिप्रेजेंटेशन दी है, 25 मार्च को रिटन रिप्रेजेंटेशन दी है, तो क्या आपके लिए वो एक्सेप्टेबल है? आपका जवाब आएगा नो, क्योंकि उन 3 दिन में भी कुछ हो सकता था। अगर आपने रिपोर्ट साइन की है, अगर आपने रिपोर्ट साइन की है कब, 31 मार्च को, तो आपने रिटन रिप्रेजेंटेशन भी उस दिन तक की देनी है। वो कहता है एज नियर एज प्रैक्टिकेबल टू द ऑडिट रिपोर्ट, तो एज नियर एज 31 ही है भाई, क्योंकि एक दिन में भी कुछ हुआ होगा वो तो निकल जाएगा, बोलेगा मैंने तो वहां तक रिप्रेजेंटेशन दी थी, मैं क्या करूं, उसने रिपोर्ट बाद में साइन की है। बात समझ आती है? तो सर यहाँ पे हम कंक्लूड करते हैं अपना ऑडिट रिपोर्ट के कंटेंट्स का चैप्टर। आई होप आपको इसमें मजा आया होगा, आपने चीजें क्लियरिटी के साथ देखी होंगी। मिलते हैं अगली क्लास में, जज़ाकल्लाह।